आप सुन रहे हैं बदले की आग में सुलगती इश्क की एक अनोखी दास्तां बैरी पिया। एपिसोड 5 पिया का घर। सुजान सिंह के कमरे में आते ही सुजाता और नीलम अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। सुजाता के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सुजान सिंह कर जा। आज के बाद इस घर में उस लड़की का नाम कोई नहीं लेगा। वो लड़की मर चुकी है हमारे लिए, और अगर वो कभी सामने आई भी तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। खबरदार, जो किसी ने उसका नाम भी लिया, कान खोल कर सुन लो तुम सब। इस हवेली और इस हवेली के लोगों के लिए शिवांगी ठाकुर मर चुकी है। सुजान सिंह की आग उगलती नजरों को देख सुजाता और नीलम अंदर तक कांप गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी बोल सके। सुजान सिंह उन्हें घूर कर वहां से चला गया। हमारी तनु ने कभी भी अपने पिता और ताऊजी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा था, लेकिन आज उसके बाल मन पर इन दोनों की जो छवि पड़ी है, उसे शायद ही वो बच्ची कभी भुला पाए। उसके मन में हम सबके प्रति नफरत तो पैदा होनी ही है। ईश्वर हमारी दोनों बच्चियों की रक्षा करे। नीलम ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। उस हवेली में अब बस सुजाता और नीलम ही थी जो एक दूसरे को हिम्मत देती रहती। दूसरी तरफ तनुश्री को लेकर आद्वय प्रजापति मेरठ पहुंच चुके थे। मेरठ की सड़कों पर भागती उनकी गाड़ी एक खूबसूरत और बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। आद्वय ने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर आया, लेकिन तनुश्री अब भी खामोशी से अंदर ही बैठी रही। आद्वय ने धीरे से उसके कंधे पर जैसे ही अपना हाथ रखा, तनुश्री छिटक कर दूसरी तरफ चली गई। उसके इस रवैये को देख आद्वय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मिश्का से कहा, मिश्का, इन्हें लेकर अंदर आओ। मिश्का ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके भैया। मिश्का ने कार का दरवाजा खोल तनुश्री से बेमन अंदाज में कहा, आओ भाभी, घर आ गया। तनुश्री बिना कुछ बोले और बिना इधर उधर देखे चुपचाप से अपने लहंगे को समेटे धीरे से कार से उतर आई। दरवाजे के पास ही आद्वय खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मीनल हाथ में आरती की थाली लिए फरेबी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ी थी। तनुश्री अपने भारी भरकम लहंगे को दोनों हाथों से पकड़े हुए बड़ा सा घूंघट निकाले जमीन पर नजरें गड़ाए मिश्का के पीछे पीछे चली आई, लेकिन दरवाजे तक आते ही उसका पैर लहंगे में उलझ गया और वो आद्वय से टकरा गई। आद्वय ने फौरन ही उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लिया। मिश्का ने जल्दी से कहा, अरे संभल कर भाभी, देख कर चलिए, आपको लग जाएगी। आद्वय ने एक नजर तनुश्री के लंबे से घूंघट पर डाली और बोला, डोंट पैनिक, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये घूंघट हटा सकती हैं। हाँ दुल्हन, तुम घूंघट हटा दो, वैसे भी यहाँ बहुत से लोग हैं जो आपका सुंदर सा चेहरा देखना चाहते हैं। मीनल ने कहा तो उसकी साथ खड़ी महिलाओं में से एक ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी तो देखना है दुल्हन का चेहरा, घूंघट तो हटाओ बेटी। आद्वय कुछ कहता उससे पहले ही मिश्का ने तनुश्री का घूंघट उलट दिया। तनुश्री का घबराया चेहरा देख मीनल ने अपनी हंसी को दबाते हुए आश्चर्य से कहा, हाँ? अरे ये तो वो है ही नहीं। चाची जी, क्या आप जल्दी से ये सारी रस्में निपटा सकती हैं? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आद्वय ने मीनल को बीच में ही रोकते हुए कहा और उसे चुप रहने का इशारा किया, तो मीनल ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से आद्वय और तनुश्री की आरती उतारी और फिर चावल से भरे कलश की ओर इशारा करते हुए बोली, दुल्हन, इसे अपने दाहिने पैर से गिराओ। तनुश्री ने बिना कुछ कहे कलश को धीरे से लुढ़का दिया। उसके बाद आरती से भरी थाल में तनुश्री ने अपने पैर रखे और दोनों घर के अंदर आ गए।
मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मीनल ने बाकी के कुछ और रस्मों को भी करना चाहा, तो आतवई ने मना करते हुए कहा, बाकी की रस्में बाद में हो जाएगी चाची जी, अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है। मिश्का, प्लीज़ इन्हें रूम में ले जाओ। मिश्का ने तनुश्री को साथ आने के लिए कहा तो पीछे से आतवई ने टोका, ध्यान से ले जाना। मिश्का ने बुरा सा मुंह बनाया और तनुश्री की हेल्प करते हुए उसके लहंगे को पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगी। आतवई ने वहीं खड़ी मीनल से कहा, चाचा जी कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या अब तक? नहीं बेटा, वो अपने कमरे में हैं। बहुत थक गए थे इसीलिए आराम कर रहे हैं। कुछ काम है तो बुला लूं? मीनल ने चाशनी खुले शब्दों में कहा, नहीं रहने दीजिए, मुझे काम है, मैं अपने स्टडी में जा रहा हूँ। आतवई ने बिना उनकी तरफ देखे कहा और किसी को फोन लगाते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही मीनल ने गहरी सांस ली और वहीं सोफे पर पसरते हुए बोली, हाँ, अभी तो तुमने इन सारे लोगों के सामने तनुश्री की बेइज्जती होने से बचा लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही हो। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मीनल ने मुंह टेढ़ा किया और अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आतवई अपने स्टडी में आया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। कुमार, जैसा कहा है वैसा हो जाना चाहिए। मैं इस मामले में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी परेशानी बता सकता हूँ। आई होप तुम सब मैनेज कर लोगे। फोन पर दूसरी ओर से आवाज आई, मैं सब संभाल लूंगा आतवई, तुम परेशान मत हो। मैं सिर्फ तुम्हारा एम्प्लॉय ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ और मैं सारी सिचुएशन अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। तुम जाकर आराम करो, मैं कुछ देर में तुम्हें बताता हूँ। आतवई ने हल्की सी स्माइल के साथ फोन डिस्कनेक्ट किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन कमरे के दरवाजे पर आते ही उसके कदम रुक गए। अंदर से तनुश्री के रोने की आवाज आ रही थी। आतवई ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बेड पर तनुश्री घुटनों में मुंह छिपाए सिसक रही थी। आतवई ने एक नजर उस पर डाली और अपने कपबोर्ड को खोलकर अपने कपड़े निकालते हुए बोला, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आप जिन लोगों के लिए ये आंसू बहा रही हैं, उन्हें आपकी तकलीफ और आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ स्टॉप क्राइंग। ना चाहते हुए भी आतवई के लहजे में सख्ती आ ही गई, जिसे महसूस करते ही तनुश्री एकदम से चुप हो गई। आतवई ने उसे देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो तनुश्री अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। आतवई ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बोला, मैं आपका सामान भिजवा रहा हूँ, आप चेंज कर सकती हैं। तनुश्री ने इतनी देर में पहली बार सिर उठाकर देखा, लेकिन तब तक आतवई कमरे से बाहर जा चुका था। जहां एक तरफ तनुश्री की जिंदगी नया मोड़ ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के जीवन में भूचाल सा आया हुआ था। रुद्र ने शिवांगी को महाशिवरात्रि की पूजा में आने के लिए बुलाया। नील शिवांगी को पूजा में आने के लिए बोलकर गया तो शिवांगी बिना किसी विरोध के चुपचाप से मंदिर में आकर रुद्र के बगल में बैठ गई। रुद्र ने तिरछी नजरों से शिवांगी की तरफ देखते हुए सोचा, फाइनली ये थोड़ी शांत हुई, लेकिन अब तक तो इतना चीख चिल्ला रही थी, अचानक से इतनी शांत कैसे हो गई। सोचते हुए रुद्र ने शिवांगी की तरफ देखा तो उसे देखता ही रह गया। मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में रची गहरी मेहंदी और पीली साड़ी में शिवांगी नई नवेली दुल्हन लग रही थी। रुद्र की नजरें ना चाहते हुए भी शिवांगी पर टिक गई। शिवांगी की नजरें शिवलिंग पर टिकी थी और केसर की उन दोनों पर। केसर की घूरती नजरें रुद्र को देख रही थी। उसे रुद्र का इस तरह से शिवांगी को देखना जरा अच्छा नहीं लग रहा था। शिवांगी भी अपने चेहरे पर रुद्र के नजरों की तपिश महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा।
पंडित जी ने पूजा की विधियां शुरू की तो शिवांगी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे महादेव, मेरी मदद करे। इस आदमी से उलझने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। मैं इस शादी को शादी नहीं मान सकती, ये जबरदस्ती है और मैं यहाँ किसी कीमत पर नहीं रुकने वाली। मेरी मदद करे महादेव, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझा दे। शिवांगी की प्रार्थना का असर था या उसकी किस्मत। पूजा के बाद सब आरती के लिए खड़े हुए तो शिवांगी की नजर पंडित जी के बगल में रखे उनके फोन पर गई, लेकिन रुद्र की नजरों से बचकर फोन को उठाना आसान नहीं था। आरती के बाद जैसे ही रुद्र और बाकी सब आंखें बंद कर महादेव के सामने झुके, शिवांगी ने झट से उस फोन को उठाकर अपनी साड़ी में छिपा लिया। दूसरी तरफ मेरठ में प्रजापति मेंशन में आधवे अपना काम निपटाकर वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर बेड के बैग से टिककर सोती तनुश्री पर गई। उसने अब तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। आधवे ने उसे देखते हुए अफसोस के साथ धीरे से कहा, क्या करूं मैं इस लड़की का, बिना कपड़े बदले सो गई। अभी आधवे तनुश्री को देख सोच ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, आधवे ने कहा तो एक आदमी हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, सर, मीनल मैम ने खाना भिजवाया है। ठीक है, आप रख दीजिए, हम खा लेंगे। उसके जाते ही आधवे ने कमरे का दरवाजा लगा दिया, लेकिन दूर खड़ी मीनल उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर आते जाते भाव कुछ अलग ही रंग दिखला रहे थे। तीखी हंसी हंसते हुए मीनल ने कहा, बस कुछ देर और आधवे, उसके बाद जो होगा उसकी उम्मीद तो तुमने सपने में भी नहीं की होगी। मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा। मीनल ने अपने पति नीलेश को फोन लगाया और बोली, आपने सारा इंतजाम तो कर दिया है ना? ध्यान से, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर मीनल के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। आधवे बेड की ओर बढ़ा और बेड की एक साइड पर बैठकर तनुश्री की तरफ देखने लगा। अब तक तनुश्री को उसने ढंग से नहीं देखा था, लेकिन अब जब देखा तो उसके मासूम से चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। सुर्ख लाल रंग के लहंगे में मैचिंग ज्वेलरी के साथ मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने वो खूबसूरत सी दुल्हन वाली डॉल लग रही थी। लेकिन उसके मुरझाए और आंसुओं से धुले चेहरे को देख आधवे को अपने सीने में चुभन सी महसूस हुई। उसने धीरे से उसे बिस्तर पर सही ढंग से सुलाया और उसके ऊपर कंबल डालकर एसी तेज कर दी। कैसे लोग होते हैं, इतनी छोटी सी लड़की के साथ ज्यादती करने में उन्हें जरा सोचना नहीं पड़ा। मैं भी तो कुछ नहीं कर पाया। अगर उस वक्त मैं कोई स्टेप लेता तो भी भुगतना ऐसे ही पड़ता। अब बस आगे मैं इसे संभाल पाऊं। आधवे सोचते हुए बेड के दूसरी तरफ अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी नजर तनुश्री पर पड़ी तो वो खुद में सिमटी हुई गठरी की तरह बेड के किनारे पर चली गई थी। नींद में तनुश्री ने जैसे ही करवट ली, आधवे ने फौरन उसे अपनी तरफ खींच लिया। खींचने की वजह से तनुश्री की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो आधवे को अपने इतने करीब देख उसका दिल जोर से धड़का और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी उड़ती रंगत को देख साफ पता चल रहा था कि वो आधवे से किस कदर डरी हुई थी। आधवे ने लगभग डांटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल रोना नहीं। आधवे की हल्की डांट से तनुश्री ने डर कर अपनी आंखें मीच ली, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरने बंद नहीं हुए। आधवे ने गहरी सांस ली और उसे सही तरीके से बेड पर बैठाने में मदद करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज रोना बंद करो। भूख लगी है, खाना खाओगी?
तनुश्री ने इस बार हाँ में बस अपना सिर हिला दिया। आदवई ने फौरन ही खाने की ट्रे उसके सामने लाकर रखी तो ट्रे देखते ही तनुश्री के मुंह से निकला, इतना सारा खाना? हाँ, तुमने काफी देर से कुछ खाया भी नहीं है ना, जो दिल करे वही खाओ, आदवई ने कहा और अपने आप से बोला, चलो कम से कम इतनी देर में इसने कुछ तो कहा। तनुश्री को भूख तो लगी ही थी कि उसने प्लेट में रखे सारे स्नैक्स चट कर लिए, जिसे देख आदवई ने कहा, ये क्या, तुमने तो दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं खाया। आदवई की बात सुनते ही तनुश्री के हाथ रुक गए। उसने डरते हुए कहा, आप ही ने तो कहा था जो दिल करे वही खाओ। उसकी मासूमियत पर आदवई को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है बाबा, जो दिल करे वही खाओ, बस रोना नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो आदवई ने कहा, अंदर आइए। एक आदमी ने दरवाजे को खोला और घबराते हुए बोला, सर बाहर पुलिस आई है। क्यों आई है पुलिस? प्रजापति मेंशन में क्या करने वाली है शिवांगी और क्या होगा रुद्र का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए बैरी पिया, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सुन रहे हैं बदले की आग में सुलगती इश्क की एक अनोखी दास्तां, बैरी पिया, एपिसोड 6, उम्र क्या है? पुलिस का नाम सुनते ही तनुश्री बुरी तरह से चौंक गई, लेकिन आदवई के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, जैसे कि उससे पहले से ही पुलिस के आने का अंदाजा हो। ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? तनुश्री ने हाथ में पकड़े खीर की कटोरी को वापस से ट्रे में रख दिया। हमारी शादी की मुबारकबाद देने, आदवई ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दरवाजे पर खड़े नौकर से बोला, आप जाइए मैं आता हूँ। नौकर के जाते ही आदवई ने तनुश्री से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। तनुश्री को आदवई की बात कुछ समझ में नहीं आई। मतलब मुझे क्या करना होगा? मैं बताता हूँ। आदवई ने तनुश्री को धीरे धीरे कुछ समझाया, जिसे सुनकर तनुश्री की आंखें हैरानी से छोटी बड़ी होने लगी। सारी बातें सुनने के बाद उसने हाँ में गर्दन हिला दी। आदवई ने टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। पुलिस हॉल में खड़ी आदवई का इंतजार कर रही थी। आदवई नीचे आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के कोई भाव नहीं थे, लेकिन पास ही खड़ी मीनल झूठ मूठ की परेशान दिखने की भरपूर एक्टिंग किए जा रही थी। आदवई ने पुलिस इंस्पेक्टर को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आज इधर का रुख कैसे मोड़ लिया इंस्पेक्टर, कोई खास वजह? इंस्पेक्टर सोफे पर बैठते हुए बोला, सोचा आपको शादी की मुबारकबाद देता चलूं, तो फिर मुंह मीठा कीजिए। आदवई के कहते ही एक आदमी टेबल पर मिठाइयों से सजी प्लेट रखकर चला गया। मुंह मीठा बाद में करते हैं मिस्टर प्रजापति, पहले थोड़ी कड़वी बातें हो जाए। आप हमें मिसेस आदवई प्रजापति से नहीं मिलवाएंगे? हमें खबर मिली है कि आपने एक नाबालिग लड़की से शादी की है, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा और फिर बात को संभालते हुए बोला, अब देखिए, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं इसकी हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कंप्लेन हुई है तो तहकीकात तो बनती है। प्लीज अपनी वाइफ को बुलाइए, हमें उनसे पूछताछ करनी होगी। इंस्पेक्टर की सारी बातों को आदवई बड़ी शांति से सुन रहा था। उसके चुप होते ही आदवई ने संजीदगी के साथ कहा, क्या आप बता सकते हैं कि ये कंप्लेन किसने की है? मेरे पर्सनल लाइफ में इस तरह का इंटरफियरेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, आपका जो काम है वो तो आपको ही करना होगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राइट आदवई जी, हम अपना काम ही कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज कोऑपरेट अस। आदवई ने बिना इंस्पेक्टर से अपनी नजरें हटाए आवाज दी, कुमार। कुमार आदवई के पीछे ही खड़ा था
उसने फौरन अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल को आधवे की तरफ बढ़ा दिया। आधवे ने फाइल को खोलकर उन डॉक्यूमेंट्स पर एक नजर डाली और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तनुश्री के एजुकेशन के साथ ही और भी कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे ये क्लियर है कि वो अपने 18 वर्ष पूरे कर चुकी है और वो बालिग भी है। इंस्पेक्टर ने बारीकी के साथ सारे पेपर्स को चेक किया। सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने कहा, थैंक यू मिस्टर प्रजापति, ये पेपर्स तो ठीक है, लेकिन एक बार आपकी वाइफ से भी कुछ सवाल पूछने होंगे। आप प्लीज उन्हें भी बुला लीजिए। इंस्पेक्टर की बात पर आधवे को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए मन ही मन कहा, एक तो तनुश्री पहले से ही इतनी घबराई हुई है और अब इसे भी उससे सवाल करने, पता नहीं वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। आधवे को चुप देख इंस्पेक्टर ने टोका, सर प्लीज अपनी वाइफ को बुला लीजिए। आधवे ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, चाची जी आप तनुश्री को लेकर आइए। मीनल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आई दुल्हन को। सीढ़ियां चढ़ते हुए मीनल के चेहरे की मुस्कुराहट शातिर हो गई। उसने खुद से कहा, अब आएगा मजा, देखती हूँ ये तनुश्री पुलिस को देखकर क्या करती है। अब तो सच सामने आ ही जाएगा। कमरे में आते ही मीनल ने तनुश्री को तेज आवाज में पुकारा, ए लड़की, चलो नीचे पुलिस आई है, उन्हें तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, चलो मेरे साथ। जी पुलिस मुझसे क्या पूछेगी? तनुश्री बिस्तर पर बैठे बैठे ही चादर को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, अब पूछेगी कुछ? जो भी पूछेगी सच सच बता देना, वरना पुलिस झूठ बोलने पर बहुत मारती है, पकड़ कर ले जाएंगी तुम्हें। मीनल ने तनुश्री को बुरी तरह से डरा दिया। तनुश्री का चेहरा डर से सूख सा गया। उसने कांपते हाथों से अपने लहंगे को समेटा और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अब जल्दी चलो, पुलिस को इंतजार करना पसंद नहीं है। मीनल ने फिर से तनुश्री को डराया। तनुश्री घबराते हुए नीचे हॉल में आई तो आधवे ने उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया। तनुश्री चुपचाप से आधवे के बगल में जाकर बैठ गई। आधवे ने मुस्कुराकर तनुश्री की तरफ देखा और बोला, इंस्पेक्टर को आपसे कुछ बात करनी है। तनुश्री खामोशी रही, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आपका नाम? तनुश्री। तनु ने बिना इंस्पेक्टर की तरफ देखे कहा। इंस्पेक्टर ने अगला सवाल किया, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? तनुश्री ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। उसके हाँ में गर्दन हिलाते ही मीनल के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने आगे पूछा, मैम आपकी उम्र क्या है? इस बार तनुश्री ने आधवे की तरफ देखा तो आधवे ने कहा, रिलैक्स, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही कहा, बोलिए मिसेस प्रजापति, आपकी उम्र क्या है? इस बार मीनल के चेहरे पर फिर से खुशी छलकने लगी, लेकिन तनुश्री के जवाब से उसकी सारी खुशियां पल भर में हवा भी हो गई। तनुश्री ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, 18 ईयर्स। तनुश्री के जवाब से मीनल के तो होश उड़ गए, लेकिन इंस्पेक्टर ने शर्मिंदगी के साथ कहा, सॉरी आधवे जी, एंड मैम आपको भी, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। आधवे ने कहा, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, ये आपकी ड्यूटी है, अब तो मुंह मीठा कर लीजिए, या अब भी कोई कड़वी बातें करनी बाकी है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए प्लेट से मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया और बोला, हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ यू। काफी समय ले लिया मैंने आपका, अब चलता हूँ। इंस्पेक्टर के जाते ही आधवे अपने कमरे में जाने लगा तो तनुश्री भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगी। तभी पीछे से मीनल ने आवाज देते हुए कहा, आधवे बेटा, अगर दुल्हन की थकान मिट गई हो तो बाकी की रस्में कर ले। आधवे ने मीनल के टोन को नजरअंदाज करते हुए कहा, जी अगर इन्हें कोई आपत्ति ना हो तो कर लीजिए।
मीनल ने तीखी नजरों से तनुश्री की तरफ देखा तो तनुश्री ने जल्दी से कहा, जी कर लेते हैं बाकी की रस्में चाची जी। मीनल ने तनुश्री को खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर उसे मंदिर की तरफ आने के लिए कहा। तनुश्री अपनी अनचाही शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए तैयार थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपनी जबरदस्ती की शादी से भागने की पूरी कोशिश करने में लगी थी। पंडित जी का फोन उसने अपने हाथ में दबाए रखा और साड़ी के आंचल में लपेटकर कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने जल्दी से फोन में कुछ नंबर डायल किए, लेकिन बार बार रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। ओह, ये घर पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। हाँ, मैं उन्हें फोन कर सकती हूँ, वो मेरी हेल्प करेंगे। कुछ सोचकर शिवांगी ने एक दूसरा नंबर डायल किया। पहली रिंग जाते ही दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाते ही कहा, हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर राघव शुक्ला स्पीकिंग। शुक्ला अंकल, मैं शिवांगी ठाकुर सुजान सिंह की बेटी। शिवांगी ने फोन में फुसफुसाते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, शिवांगी ठाकुर, बेटा सब ठीक तो है? नहीं अंकल, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और पापा को इसकी खबर दे दीजिए। शिवांगी ने जल्दी से कहा। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने कहा, किडनैप? किसने किडनैप किया तुम्हें? कहाँ हो तुम? लेकिन शिवांगी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला, तो शिवांगी ने फोन को फौरन ही पीछे कर लिया। कमरे में रुद्र को देख शिवांगी की सांसें अटक गई। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर फोन पर हेलो हेलो किए जा रहा था। रुद्र धीरे धीरे शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नजर शिवांगी के पीछे लगे आईने पर थी, जिसमें उसे शिवांगी के हाथ में पकड़ा फोन साफ नजर आ रहा था। रुद्र को अपनी तरफ बढ़ता देख शिवांगी ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए अपने आप से कहा, अगर इसने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो इसकी सारी अकड़ यहीं निकाल दूंगी। रुद्र शिवांगी के सामने आकर खड़ा हुआ और अचानक ही उसके बिल्कुल करीब आने लगा, तो शिवांगी झटक कर पीछे हटी और चिल्लाई, दूर हटो, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन रुद्र का इरादा तो कुछ और ही था। उसने शिवांगी के हाथ को पकड़ते हुए आगे किया और उसके हाथ में पकड़े मोबाइल फोन को छीनकर फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और साथ ही स्विच ऑफ भी। शिवांगी इस तरह से फोन के पकड़े जाने तरह से भड़क उठी और जोर से चीखते हुए रुद्र के गले को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। I will kill you! रुद्र ने उसकी कलाई को पकड़ वापस पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिससे शिवांगी दर्द से करा उठी। You are hurting me! छोड़ो मेरा हाथ। अपने हाथ और इरादों को काबू में रखो। मरने मारने की बड़ी जल्दी रहती है तुम्हें। खानदान और खून दोनों का असर है। रुद्र ने झटके से शिवांगी को छोड़ा तो वो कुछ कदम पीछे चली गई। उसकी गोरी नाजुक कलाई पर
रुद्र की उंगलियों के निशान छप चुके थे। रुद्र मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। वो अभी गलियारे में आया ही था कि शिवांगी ने दरवाजे के पास रखा फ्लावर वास उठाया और पूरे जोर से रुद्र की तरफ फेंका। लेकिन रुद्र शिवांगी की इस हरकत को पहले ही भांप गया और एक और हट गया। उसके हटते ही वास सीधा नीचे हॉल में जा गिरा। रुद्र गुस्से से दंदनाता हुआ दरवाजे तक आया ही था कि शिवांगी ने दरवाजा रुद्र के मुंह पर बंद कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे मेरे घर जाना है। कहते कहते शिवांगी फफक कर रो पड़ी। वो वहीं दरवाजे से टिककर नीचे जमीन पर बैठ गई। रुद्र भी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा उसकी सिसकियों को साफ सुन पा रहा था। लेकिन शिवांगी के आंसुओं का भी रुद्र पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, मानो वो पत्थर हो गया हो। उसके भावशून्य चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने दरवाजे के दूसरी तरफ से ही कहा, अगर मैं बिना अपनी पत्नी के अपने ससुराल जाऊंगा तो तुम्हारे बाप को कैसे विश्वास होगा कि... रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही शिवांगी ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया, जिससे दरवाजे से टिक कर खड़ा रुद्र गिरते गिरते बचा। वो संभल पाता उससे पहले ही शिवांगी ने रुद्र की कलाई पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। शिवांगी के नाखून रुद्र की कलाई में धंस गए, लेकिन रुद्र ने दर्द को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। वो शांत बना खड़ा रहा। शिवांगी दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी बैंड ना बजवाई तो मेरा नाम भी शिवांगी ठाकुर नहीं। ओ करेक्शन, शिवांगी ठाकुर नहीं, शिवांगी रुद्र अग्निहोत्री। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा तो शिवांगी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही रुद्र ने अपनी कलाई को देखा, जहां शिवांगी के नाखूनों के चुभने की वजह से खून निकल आया था। रुद्र धीरे से बड़बड़ाया, जंगली बिल्ली। क्या है रुद्र की अगली चाल? क्यों ले जा रहा है रुद्र शिवांगी को उसके घर? और क्या होगा जब शिवांगी पहुंचेगी ठाकुर सुजान सिंह की हवेली? क्या मोड़ लेने वाली है रुद्र और शिवांगी की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए बैरी पिया, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं बदले की आग में सुलगती इश्क की एक अनोखी दास्तां, बैरी पिया, एपिसोड 7, गुस्से की सीमा। रुद्र शिवांगी को साथ लेकर अपने दोस्त नील के साथ गाजियाबाद के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में ठाकुर सुजान सिंह के नौकर ने किसी को हवेली के अंदर आते हुए देखा तो वो घबरा गया और फौरन जाकर हॉल में बैठे सुजान सिंह और विधान सिंह को उसकी खबर दी। खबर सुनते ही विधान सिंह ने फुसफुसाते हुए सुजान सिंह से कहा, भाई साहब, लगता है किसी ने पुलिस को तनुश्री बिटिया के नाबालिग होने की खबर दे दी है, तभी तो पुलिस वाले यहाँ आ धमके। अब इन्हें भी अपने तरीके से चुप कराना होगा। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा इन्हें, तुम आराम से बैठो। ठाकुर सुजान सिंह ने घमंड और अकड़ के साथ सोफे पर पसरे हुए ही कहा। पुलिस के 2 लोग हवेली के अंदर आए और बाकियों को बाहर ही रुकने के लिए कहा गया। इंस्पेक्टर राघव शुक्ला ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम ठाकुर साहब। कहो शुक्ला, कैसे आना हुआ? तुम्हें हवेली तक आने की क्या जरूरत पड़ गई? सुजान सिंह ने बिना इंस्पेक्टर की तरफ देखे सेब का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा। इंस्पेक्टर शुक्ला ने बिना किसी डर के थोड़े सख्त लहजे में कहा, ठाकुर साहब, आपकी बेटी कल से गायब है और आप यहाँ शादी ब्याह करने में लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर शुक्ला की मुंह से ही सुजान सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी छुरी को सेब के ऊपर फेंका तो सेब 2 टुकड़े में बट गया। सुजान सिंह गुस्से से तमतमाया हुआ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और इंस्पेक्टर शुक्ला के सामने आकर बोला,
अपनी औकात में रहकर बात करो इंस्पेक्टर। मत भूलो कि तुम इस वक्त ठाकुर सुजान सिंह की हवेली पर खड़े हो। और रहा सवाल मेरी बेटी का, तो एक बेटी थी जिसका नाम है तनुश्री, और हमने कल रात उसकी शादी करा दी। अब अपने आदमियों को लो और निकलो यहाँ से। ठाकुर साहब, आपकी इस बदतमीजी के लिए मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे आपसे ज्यादा आपकी बेटी की फिक्र है। उसे किडनैप किया गया है और मैं उसकी ही कंप्लेन पर यहाँ आप लोगों से पूछताछ करने आया हूँ। अच्छा होगा अगर आप लोग मुझे सारी बातें बता दें। इंस्पेक्टर शुक्ला ने धमकी भरे लहजे में कहा तो ठाकुर सुजान सिंह का खून खौल गया। इंस्पेक्टर की बात पर सुजान सिंह अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। वाह इंस्पेक्टर वाह, मान गया तुम्हें। अभी कितने दिन हुए तुम्हारी पोस्टिंग को यहाँ? भाई साहब, बस 5 ही महीने हुए हैं इंस्पेक्टर साहब को। विधान सिंह ने हंसते हुए कहा। बस इतना ही उछल सकते हो तुम इंस्पेक्टर? मुझे अरेस्ट करने की धमकी तुम इसीलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें ठाकुर सुजान सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। नए हो ना, तो चलो माफ किया, कुछ दिन बीतने दो। अगर यहाँ टिक गए तो फिर देखते हैं कौन क्या कर सकता है, समझे? अब तुम निकलो यहाँ से, मुझे किसी के कंप्लेन का कोई जवाब नहीं देना। सुजान सिंह वापस से अपनी बड़ी सी शानदार कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुजाता और नीलम के होश उड़ गए थे। ये इंस्पेक्टर क्या कह रहा है नीलम? मेरी बेटी को किडनैप किया गया है? हे ईश्वर, कहाँ होगी वो? कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी रक्षा करना भगवान। सुजाता ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शुक्ला ने सुजान सिंह को जवाब दिया। ठाकुर साहब, मुझे आपकी ताकत को जानने का कोई शौक नहीं है। मैं शिवांगी से 2 बार मिला हूँ और इसीलिए मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत हिम्मती और नेक दिल बच्ची है। मैंने तो उसे ऐसे ही अपना नंबर दे दिया था, लेकिन आज जब उसने मुझे मदद के लिए फोन किया तो मुझे लगा था कि उसके परिवार वाले उसके लिए फिक्रमंद होंगे, लेकिन आप लोगों को देखकर तो लग रहा है कि उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर मेरे पास कंप्लेन आई है तो मैं अपनी ड्यूटी तो करूंगा ही। मैंने कुछ लोगों को शिवांगी का पता लगाने के लिए ऑलरेडी भेज दिया है। बाकी की जानकारी मैं खुद जुटा लूंगा। इस बार सुजान सिंह और भी भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, बंद करो ये ड्रामा। वो लड़की कोई किडनैप नहीं हुई है, बल्कि अपनी मर्जी से अपना घर और अपनी शादी छोड़कर भागी है। लेकिन शिवांगी ने तो कहा कि उसकी किडनैपिंग हुई है। इंस्पेक्टर शुक्ला ने हैरानी से कहा। अच्छा, तो बताइए किसने किया है किडनैप और कहाँ है वो इस वक्त? विधान सिंह ने पूछा। इंस्पेक्टर शुक्ला ने सोचते हुए कहा, ये तो नहीं पता चल सका। वो कुछ बता पाती उससे पहले ही उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया और फिर दोबारा लग नहीं पाया। हमने लोकेशन पता करने की कोशिश की, लेकिन लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। ये सब नाटक है उसके। अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सुजान सिंह ने नफरत से कहा। तभी सुजाता रोते हुए वहां आई और सुजान सिंह के पास आकर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो भी अपनी बेटी के लिए? नहीं है वो मेरी बेटी, सुजान सिंह ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तभी एक नौकर भागता हुआ अंदर आया और हांफते हांफते बोला, शिवांगी दीदी आई है। शिवांगी दीदी बाहर आई है और उनके साथ एक साहब भी है। और नौकर की बात अधूरी ही रह गई और सब बिना सुने बाहर निकल आए। हवेली के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक से शिवांगी उतरकर बाहर आई तो सुजाता की नजर सबसे पहले शिवांगी की मांग में भरे सिंदूर और उसके गले में लटकते हुए मंगलसूत्र पर पड़ी। सुजाता और नीलम ने आश्चर्य और डर की मिलीजुली भावना के साथ एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सुजान सिंह और विधान सिंह के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी।
दूसरी तरफ शिवांगी ने जैसे ही अपने पिताजी सुजान सिंह को देखा तो वो खुशी से दौड़ते हुए उनके पास आई और जैसे ही उनके गले से लगना चाहा, सुजान सिंह ने उसे झटके से खुद से दूर करते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। इस तमाचे से न सिर्फ शिवांगी बल्कि उसकी माँ और चाची भी बुरी तरह से हिलकर रह गई। शिवांगी ने आश्चर्य से सुजान सिंह की तरफ देखते हुए कहा, पापा? मेरे लाड प्यार और विश्वास का ऐसा फायदा उठाया तुमने जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम्हारे साथ साथ उस लड़के को भी। आज तक तुमने सिर्फ हमारा प्यार देखा था, लेकिन आज गुस्सा और नफरत भी देखोगी। सुजान सिंह के कड़वे शब्दों को सुनकर शिवांगी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए कहा, पापा आप गलत समझ रहे, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। विधान सिंह ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, सच हमारी आंखों के सामने है शिवांगी। अब कुछ भी कहने और सुनने से वो बदल नहीं जाएगा। तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की जो बेइज्जती आज हो रही है वो इज्जत में नहीं बदल जाएगी। इससे पहले कि शिवांगी कुछ कह पाती, इंस्पेक्टर ने सवाल किया, एक मिनट शिवांगी, आपने तो कहा था कि आपको किडनैप किया गया है, फिर आप यहाँ कैसे? शिवांगी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कल जब मैं घर से बिना किसी को बताए निकली तो रास्ते में मुझे इस इंसान ने किडनैप कर लिया। शिवांगी ने कार के बोनेट से टिककर खड़े रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इसका मतलब कल आप अपनी शादी से भागी? इंस्पेक्टर ने रुद्र पर एक नजर डालते हुए शिवांगी से पूछा। शिवांगी अपने पापा की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हाँ। क्यों? कोई तो वजह रही होगी। इंस्पेक्टर ने फिर से सवाल किया। शिवांगी ने जवाब दिया, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो क्योंकि तुम्हें इस लड़के से शादी करनी थी। विधान सिंह ने गुस्से से चिल्लाते हुए शिवांगी की बात को बीच में काटते हुए कहा। इस पर शिवांगी को भी गुस्सा आ गया और वो भी तेज आवाज में बोली, नहीं, मुझे क्यों इससे शादी करनी होगी? मैं तो इसे जानती तक नहीं। मैंने कहा ना कि इसने मुझे किडनैप किया और बंदूक की नोक पर अपने साथ जबरदस्ती ले गया। इसने जबरदस्ती ही मेरे साथ शादी भी की है। विधान सिंह बिना कुछ कहे अंदर चला गया। वहीं हवेली के बाहर मचे इस हंगामे के कारण वहां आसपास के लोग जमा हो चुके थे। सब तमाशबीन बनकर वहां खड़े ठाकुर खानदान के चल रहे तमाशे को देखने लगे। कल तक गांव के लोग अपने झगड़े और मसले सुलझाने के लिए ठाकुर सुजान सिंह की हवेली पर आया करते थे और आज खुद सुजान सिंह के घर के मसले सड़क पर आ गए थे। तभी विधान सिंह दनदनाता हुआ घर के अंदर से आया और शिवांगी के हाथ में एक पेपर पकड़ा दिया। शिवांगी ने हैरानी से उस पेपर को खोलकर देखा और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसीलिए मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है आपने। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेटर में लिखे शब्दों को पढ़ते ही कागज उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये तो वो लेटर है ही नहीं जो मैं लिख कर गई थी। ये किसने लिखा और क्यों? शिवांगी के सिर में सैकड़ों घंटों की आवाज एक साथ बजने लगी। इंस्पेक्टर ने सबको चुप देख कहा, देखिए ठाकुर साहब, आपकी बेटी बालिग है। वो अपनी मर्जी से घर से गई है और शादी भी की। वो किसी और से प्यार करती है। यहाँ पर किडनैपिंग का कोई मामला नहीं दिखता, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इस मैटर को घर के अंदर ही बैठकर शांति से सुलझाएं। गलती आप लोगों की ही है। इस तरह जोर जबरदस्ती से शादी ब्याह के रिश्ते नहीं जुड़ते। इंस्पेक्टर, और निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। मैंने पहले ही कहा था कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई है। किसी की इतनी मजाल नहीं है
कि ठाकुर खानदान की बहू बेटियों को अगवा कर सके। ये सब इस लड़की का ड्रामा है और मैं इसके सारे ड्रामे आज हमेशा के लिए छुड़ा दूंगा। तुम निकलो यहाँ से। सुजान सिंह ने बेहद नफरत और गुस्से के साथ कहा। इंस्पेक्टर ने एक नजर शिवांगी पर डाली और सुजान सिंह से बोला, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा ठाकुर साहब जो कानून के खिलाफ हो। बाकी आप खुद समझदार हैं। सुजान सिंह ने इंस्पेक्टर को घूर कर देखा। इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। उसके जाते ही सुजाता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गलती हो गई उससे, बच्ची है हमारी, माफ कर दीजिए उसे ठाकुर साहब। लेकिन तभी शिवांगी गुस्से से चीखी, पागल हो गए हो आप सब? दिमाग खराब हो गया है आप सबका। बार बार कह रही हूँ कि मैं नहीं जानती रुद्र को, मैं नहीं करती इससे कोई प्यार और मैं इससे शादी करने के लिए घर से नहीं भागी, तो क्यों बार बार आप लोग एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं? शिवांगी पीछे पलटी और कार के पास खड़े रुद्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम बताते क्यों नहीं इन सबको? कैसे तुमने मुझे लिफ्ट देने के बहाने धोखे से अपने कार में बैठाया और मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले गए, और शादी भी तो तुमने जबरदस्ती ही की ना मुझसे। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। बोलते क्यों नहीं हो कुछ? कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। शिवांगी ने रुद्र के कॉलर को पकड़कर उसे झकझोर दिया। तभी सुजान सिंह की कड़कड़ती हुई आवाज वहां गूंजी, बंद करो ये तमाशा। शिवांगी इस आवाज पर पलटी तो उसके पीछे सुजान सिंह उसके ऊपर बंदूक ताने खड़ा था। शिवांगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। आप मुझ पर गोली चलाएंगे? मुझ पर? अपनी शिवांगी पर? तुमने ही मुझे मजबूर किया है, सुजान सिंह ने गुस्से से कहा। शिवांगी की आंखों से आंसू छलक आए। अच्छा, मतलब आज आपको अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं है? चलिए, आपको जो लगता है वही सही। तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली? क्या मैं अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर भी नहीं चुन सकती? आज तक तो आपने मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका। हर बात में मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा है आपने। तो आज क्या हुआ? क्या आज मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती आपके लिए? तभी सुजाता ने शिवांगी से कहा, तू यहाँ वापस आई ही क्यों बेटा? जा, चली जा और लौटकर फिर कभी इस हवेली की तरफ मत देखना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। शिवांगी ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, तू नहीं जानती कि इस हवेली में इंसान के रूप में जानवर रहते हैं जो कभी तेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। तू चली जा, तुझे मेरी कसम। सुजाता ने अभी इतना कहा ही था कि गोली चलने की तेज आवाज आई और शिवांगी धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। क्या वाकई सुजान सिंह ने मार दिया शिवांगी को? क्या यही थी रुद्र की प्लानिंग या कोई और मोड़ आने वाला है रुद्र शिवांगी के जीवन में? जानने के लिए सुनते रहिए बैरी पिया, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।